आज सुधीर चौधरी गोदी मीडिया इन सबकी बात मैं कर लेता हूं। इंडिया अलायंस ने बोला है कि हम 14 एंकर के पास अपने प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। निश्चित रूप से विपक्षी दलों के अलायंस का एक बहुत बड़ा फैसला है। क्या यह फैसला कारगर होगा? पहले मुझे आप ये बताइए कि 14 के बदले 24 एंकर क्यों नहीं हुए, 34 क्यों नहीं हुए, 54 क्यों नहीं, 56 क्यों नहीं हुए? 14 का चयन कैसे हुआ? न्यूज चैनल्स 900 से ज्यादा हैं, फिर भी 14। और दिलचस्प बात यह है कि 14 एंकर अलग अलग चैनल्स के हैं। इस बॉयकॉट से साहब मेरे समझ से कुछ नहीं होने वाला है। इसके चैनल पर एडवर्टीजमेंट देना बंद कीजिए। जब आर्थिक चोट लगेगी तब जाकर के इनके स्वभाव बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेंगे। आज आपके प्रवक्ता नहीं जाएंगे तो आपकी पार्टी से विचारधारा रखने वाले एक्सपर्ट्स जाएंगे, जिनकी कोई भी किसी भी तरह से अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, पार्टी लाइन से कोई मतलब नहीं होता, तो नुकसान आपका होना है। मेरे समझ से तो बात यह है, मीडिया नामधारी संस्थान जितने भी हैं, हिंदी अखबारों के जरिए हमारे समाज के जो माहौल है ना, जितना विषैला बना दिया गया है, जिस कदर समुदाय में नफरत फैला दी गई है और जिस तरह से अज्ञान, अंधविश्वास और झूठ को बिल्कुल स्थापित कर दिया गया है, उसका मुख्य जो सोर्स है, स्तोत्र है, वो आज का सामाजिक राजनैतिक परिदृश्य है। ये कथित मीडिया संस्था और उसके संचालक हैं, इन पे आर्थिक चोट लगना जरूरी है। तो बहिष्कार पहली बार नहीं हुआ। रवीश कुमार बोले मैंने तो 7 साल बहिष्कार झेला है। एंकर संदीप चौधरी जो एबीपी न्यूज में गए हैं, वहां पर तो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने अघोषित बहिष्कार किया हुआ है। रवीश कुमार का जो शो है उसके बॉयकॉट हो चुके हैं। करण थापर का शो बॉयकॉट हुआ था, नरेंद्र मोदी जी वाला जब इंटरव्यू हुआ था, दोस्ती बनी रहे पानी पिया था, वो वाले करण थापर। रामदेव ने पतंजलि के एडवर्टीजमेंट एबीपी न्यूज से वापस ले लिए थे क्योंकि वो पुण्य प्रसून वाजपेयी से खुश नहीं थे। अब देखिए कितना गजब का संयोग बनता है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे इस्तीफा देते हैं, पतंजलि का एडवर्टीजमेंट दोबारा से आता है। लेकिन इस बार वो एडवर्टीजमेंट जो आता है ना, वो बढ़े हुए बजट के साथ आता है। ये क्या है? पत्रकारिता उस वक्त भी खतरे में थी, आप भी खतरे में है, अब भी खतरे में चल रही है। तो वैसे जो हाल है ना मीडिया के स्वतंत्रता की जो हनन की बात है, वो सिर्फ इंडिया के अलायंस ने बॉयकॉट कर दिया इसलिए कह रहे हैं कि भाई हनन हो रहा है। तो भाई साहब ऐसी बात नहीं है। हनन तब भी हुआ था जब रवीश के शो का बॉयकॉट किया गया था, मीडिया तब खतरे में आया था। इसका परमानेंट इलाज अपने प्रवक्ताओं को भेजना नहीं है, इसका परमानेंट इलाज है एडवर्टीजमेंट को रोक देना। आर्थिक चोट पड़ेगी तो सोचेंगे। अब बॉयकॉट की एक बात मैं आपको समझाता हूं। देखो, आपको 2 चीज समझिए। 2 दिन पहले भोपाल में ना आज तक चैनल ने एक पंचायत मध्य प्रदेश नाम से एक कॉन्क्लेव हुआ था। मैं आपको 2 चीज बताता हूं, चित्रा और श्वेता। अब मुझे बताना कि कौन पत्रकार कहलाने के लायक है और कौन नहीं है। पहली बात बताऊंगा चित्रा और नेहा राठौर के बीच की बात। मंच सजा हुआ था, एंकर चित्रा त्रिपाठी थी, सवालों के घेरे में गायिका नेहा सिंह राठौर थी। नेहा कहती हैं कि रिमोट से लहंगा उठाने वाले नेता से सवाल क्यों नहीं पूछती। और आपको दर्शकों को बता दो, ये जो चर्चित है ना गाना, ये अश्लील जो गाना है बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का है। चित्रा का फटाक से जवाब जो आता है वो ये होता है कि वो 5 लाख वोटों से जीते हुए हैं मैडम, इसलिए उनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता, उनसे सवाल पूछना जनता का अपमान होगा। चित्रा त्रिपाठी जी के शब्द थे, सशब्द बता रहा हूं मैं आपको। चित्रा जी जो तर्क दे रही थी, असल में लोग उसको कुतर्क कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो तर्क वो दे रही थी, इस हिसाब से तो इस देश में किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि से सवाल नहीं किया जा सकता। पहली बात, पंच हो, सरपंच हो, चेयरमैन हो, वार्ड मेंबर हो, सीएम हो, पीएम हो, एमपी हो, सब वोटों से चुने जाते हैं। कोई 5 लाख से, कोई 5,000 से, कोई 5 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 80 वोटों से जीतता है। क्या फर्क पड़ता है? मतलब सवाल मत पूछो। ये तर्क मुझे समझ में नहीं आया। दूसरा शो चल रहा था, आज तक का ही कॉन्क्लेव था। मंच पर एंकर श्वेता सिंह भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर से सवाल कर रही थी। प्रज्ञा ने राष्ट्रपति के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को सही ठहराया और गांधी को गलत ठहरा रही थी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर सीधा, सबसे पहले प्रज्ञा सिंह ठाकुर खुल करके गॉडसे का पक्ष लेते हुए कह रही थी वो एक देशभक्त थे और कहा कि गांधी ने गलत किया था, इसलिए गॉडसे ने हत्या की थी। अब आप सबको पता है कि अभी हाल ही में दोबारा नाम चर्चित हुआ था प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, क्योंकि मालेगांव बम विस्फोट आपको याद होगा, उसमें खुद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आरोपी बनाया गया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पर है, और आपसे जनता से पूछूंगा, जिस समय प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने
गोडसे को देशभक्त बता रही थी, तो एंकर श्वेता सिंह ने कोई भी और किसी भी तरह का प्रतिवाद नहीं किया। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी। जिस गांधी के सामने अभी 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी सहित पूरी दुनिया के नेता नतमस्तक थे, उनके सम्मान में श्वेता सिंह ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इस सवाल स्वतः मेरे मन में आया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पत्रकारिता किसे कहेंगे, पत्रकार किसे कहेंगे? इनको तो अपना पैसा मिल रहा है, संस्था अपना मुनाफा कमा ही रहा है। आपके प्रवक्ता नहीं बैठेंगे तो आपकी राजनीतिक विश्लेषक जाके बैठेंगे, उससे फायदा किसको होगा? दुनिया अब भी उनके चैनल्स को देखेगी। तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक इन पे चोट होनी चाहिए। सारे न्यूज़ चैनल्स इनको अपने एडवर्टीजमेंट देना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। सुधीर चौधरी जी की बात कर देता हूं। इन्होंने बोला कि इंडिया अलायंस ने बॉयकॉट किया है। अब मीडिया को देखना है कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। सुधीर चौधरी जी को जेल में भेजने की बात चल रही थी, अभी केस तमिलनाडु वाला हुआ था। तो थोड़ी हिस्ट्री मैं आपको सुधीर चौधरी जी की बता दूं। आपको पता है सुधीर चौधरी जी को लगातार लोग तिहाड़ी तिहाड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस दौरान एक कोल स्कैम हुआ था, नवीन जिंदल नाम सामने आया था। जी न्यूज़ ने नवीन जिंदल और उनकी कंपनी जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड के खिलाफ ना कई सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स चलाई थी, समाचार चलाए थे। जी न्यूज़ के संपादक सुधीर चौधरी ने यह समाचार रोकने के लिए जिंदल से सिंपल सा बोला कि हम आपसे मीटिंग करेंगे, खाना पीना खाएंगे और एक डील करते हैं। जिंदल से साफ डील करने पहुंच गए। 25 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जिंदल को देना होगा। इस हिसाब से 4 वर्ष के लिए यानी कि कुल 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। इस फिरौती मांगने का घटना जिंदल स्टील ने स्टिंग ऑपरेशन किया, बना लिया। इसके आधार पर सुधीर चौधरी को 1 महीने तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था। इसलिए सुधीर चौधरी को तिहाड़ी क्यों कहा जाता है आपको यहां से पता चल जाएगा। सिर्फ तमिलनाडु में सुधीर चौधरी पर एफआईआर की बात नहीं हो रही है। सुधीर चौधरी के ऊपर इससे पहले भी सांप्रदायिकता फैलाने के लिए आरोप लगे हैं, वो भी मैं आपको बताता चलता हूं। पहली एफआईआर 2016 में होती है। 19 दिसंबर 2016 को जी न्यूज़ के पश्चिम बंगाल संवाददाता और कैमरा पर्सन तन्मय मुखर्जी के साथ सुधीर चौधरी पर पुलिस ने धूलागढ़ दंगों की कवरेज के लिए एक मामला दर्ज किया था। तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 यानी कि धर्म, जाति, पंथ और भाषा या जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, इस तरह की धारा लगी थी। उसके तहत गैर जमानती आरोप दर्ज कराया गया था। दूसरी एफआईआर सुधीर चौधरी पर मई 2020 में केरल में सीपीआई के ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राज्य संयुक्त सचिव केरल के कोझिकोड में कस्बा पुलिस स्टेशन में सुधीर चौधरी के खिलाफ आईपीसी की गैर जमानत धारा 295A के तहत एफआईआर दर्ज की थी। 11 मार्च 2020 को जी न्यूज़ पर प्रचारित अपने कार्यक्रम में उन पर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर जिहाद फ्लो चार्ट के जरिए देश के मुसलमानों को निशाना बनाया था। तीसरी एफआईआर कुछ दिनों पहले यानी कि 13 सितंबर 2023 को होती है। कर्नाटका के बेंगलोर के शेषाद्रीपुरम पुलिस स्टेशन में सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर आज तक चैनल पर आयोजित एक शो के दौरान सांप्रदायिकता, सौहार्द, भाईचारा बिगाड़ने की साजिश रचने और गलत सूचना फैलाने के आरोप लगाए थे। तो ये कुछ एफआईआर सांप्रदायिकता फैलाने के लिए सुधीर चौधरी पर एफआईआर होती रहती है। सुधीर चौधरी पर पहले भी सांप्रदायिकता फैलाने की एफआईआर होती रही है, भविष्य में ना हो इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आज भी सुधार की गुंजाइश बची हुई है। इस वीडियो को और क्या आपको भी लगता है कि सुधीर चौधरी पर भविष्य में सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप नहीं लगेंगे? तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? क्या सुधार होने की संभावना है? इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यदेव जयते। नमस्कार।